11th का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है ऑसिलेशन एंड वेव्स। सबसे पहले ऑसिलेशन एंड वेव्स की कुछ डेफिनेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन जो कि है पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं, फिर से समझते हैं। ओके, सो पीरियोडिक मोशन इज एक्चुअली अ मोशन or process or phenomena which can repeats itself after a regular interval of time. See here, the definition is the motion or process or phenomena which repeats itself after a regular interval of time is called after regular intervals is called periodic motion. ठीक है, so periodic motion इस हेडलाइन इस टॉपिक का मीनिंग क्या है? बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी मीनिंग है इसका कि कोई एक ऐसा मोशन या फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस या फिर कोई ऐसा साइंटिफिक फिनोमिना जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या फिर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, जो अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, तो सपोज कि वो एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में। हर 2 मिनट के बाद वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। हर 2 मिनट के बाद पहले 1 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 मिनट में, फिर सेकेंड 1 किलोमीटर वो ट्रेवल किया फिर 2 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या फिर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को जो मोशन रिपीट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट मोशन भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है या फिर कोई फिनोमिना भी हो सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार दोहरा रहा है अपने आप को एट इट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स। कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन में एक बेसिक डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन में भी ये अपने आप को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही रिपीटेशन होगा इसमें, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है? सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी if it moves to and fro about a fixed point after a regular interval of time. Okay, so यहाँ पर एक वर्ड आया, प्लीज इसे मार्क कीजिएगा, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। ठीक है, आगे और पीछे मूवमेंट होगा। ठीक है, द बॉडी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ इट मूव्स, अगर वो बॉडी मूव किया टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के आगे एंड पीछे। अगर यहाँ पर मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो इसका ऑसिलेटरी मोशन का एक सबसे इजी और सिंपल एग्जांपल है अ सिंपल पेंडुलम, जिसके बारे में कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। सो सपोज यहाँ पर वो पेंडुलम है, ओके, और उस पेंडुलम का बॉब है यहाँ पर। ठीक है, या फिर कोई मास यहाँ पर सस्पेंडेड है, लेट द मास बी m, ओके, और ये है उसका मीन पोजीशन यानी कि उसका मिड पोजीशन। ठीक है, और टू एंड फ्रो मूव करने का क्या मतलब है? आगे और पीछे मूव करेगा, यानी कि ऐसा उसका मूवमेंट होगा। ओके, आगे एंड पीछे, लेकिन किसके अबाउट? एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। वो यहाँ पर उसका फिक्स पॉइंट है, ओके, मीन पोजीशन जिसे हम कहते हैं। इस मीन पोजीशन के आगे या पीछे टू एंड फ्रो मूव करेगा मोशन, और ये रिपीट करेगा अपने आप को एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक बार ये आगे गया फिर पीछे आया, सपोज 1 मिनट में फिर से वो मीन पोजीशन में आया वापस, और फिर आगे गया फिर पीछे आया। सो ये जो मोशन है ये कंटिन्यूअस मोशन होगा। ओके, ये कंटिन्यूअस मोशन होगा। सो ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल ऑसिलेटिंग बॉडी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, जिसे हम एक सिंपल पेंडुलम से समझा सकते हैं। एग्जाम्पल, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक सिंपल पेंडुलम का मोशन टू एंड फ्रो। सो ये है हमारा डेफिनेशन ऑसिलेटरी मोशन का, जो कि है द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
उसके बाद क्या है, द फिक्स पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट इज कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो मीन पॉइंट, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया बॉब टू एंड फ्रो मूव करेगा अबाउट अ मीन पॉइंट, एक जो मीन पोजीशन है उसके आगे एंड पीछे मूव करेगा, उसको हम कहेंगे मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मतलब क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए क्योंकि उस पोजीशन के आगे और पीछे वो मूव कर रहे हैं, लेकिन उस पोजीशन में तो इक्विलिब्रियम है, स्टे किया हुआ है, वो रेस्ट में है। लेकिन जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम उस बॉब को हिट करेंगे, सपोज इस बॉब को हम हिट कर रहे हैं, तो वो आगे एंड पीछे की तरफ मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो इसीलिए उसे मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक को सबसे पहले हमें जानना होगा। ओके, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल जो है वो हमेशा ऑसिलेट करेगा स्ट्रेट लाइन में। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। एक्सेलरेशन जो होगा उस पार्टिकल का, मूवमेंट जो होगा वो होगा ऑलवेज टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, एक फिक्स्ड पॉइंट के तरफ उसका ऑसिलेशन एक्सेलरेशन उसके एक फिक्स पॉइंट के अलोंग होगा। ओके, and next is about magnitude of oscillation is directly proportional to the displacement of the particle, जो कि होगा ही, क्योंकि magnitude of oscillation ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जितना बॉडी करेगा उसके, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, सो ये है हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें जानना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM। ये भी कैरेक्टरिस्टिक ही हम कह सकते हैं, या फिर इसे सिंपली डेफिनेशन कह सकते हैं कि ये हमारा सिंपल डेफिनेशन था SHM को जानने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा इक्वेशन कोट करने वाले हैं। उस इक्वेशन के बारे में अगर हमने पढ़ लिया, जान लिया कि उस इक्वेशन का क्या मीनिंग है और किस प्रोसेस से उस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, तो वो हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM। ओके, अभी मैं ये तीनों पॉइंट रब नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM को जानने के लिए एक सिंपल सा इक्वेशन हम यहाँ कोट करेंगे, जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन, फिर ब्रैकेट क्लोज, ओमेगा टी और प्लस 5। ओके, ये है हमारा एक सिंपल सा इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM को समझने के लिए। अब यहाँ पर बात ये है कि what is x, a, omega t and what is phi and what is the significance of this sign। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तीनों कॉन्स्टेंट है, a, ओमेगा एंड phi, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक ये डिस्टिंग्विश करते हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को दूसरे सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सपोज हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और उसमें a है हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, और फाई है यहाँ पर हमारा फेज, जिसके बारे में कि आगे हम डेफिनेशन में जानेंगे। और इस पूरे टर्म को एक्चुअली हम फेज कहेंगे। ओके, इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज फेज। ओके, सो इस इक्वेशन को समझने के लिए एक्चुअली हमें ये इक्वेशन है एक साइनोसॉइडल फॉर्म का इक्वेशन। SHM कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब बाय कोसाइन फंक्शन। ये कोसाइन फंक्शन से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। क्यों इसे इस तरह से हमने लिखा, इसे पहले एक ग्राफ से समझते हैं।
एक ग्राफ यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं। वो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, फिर इस ग्राफ के बारे में समझेंगे। ये है हमारा नेगेटिव ए एक्सिस और ये है हमारा पॉजिटिव ए एक्सिस। नेगेटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ओके। और हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन ये है कि साइन फंक्शन में हमेशा ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से एंड कॉस फंक्शन में हमेशा ग्राफ स्टार्ट होगा पॉजिटिव ए से, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव से, ओके। सो यहाँ पर हमने साइन फंक्शन लिया है, इसीलिए ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट होगा। सो ग्राफ हमारा बनने वाला है कुछ इस तरह का, ओके। इस तरह का हमारा कुछ ग्राफ बनेगा, ओके। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि एक टाइम पीरियड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कह रहे हैं हम, ठीक है। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि जहाँ पर कोई भी ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं एसएचएम के बारे में, तो वहाँ एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने वाला है वो प्रोसेस। तो एक साइकिल यानी कि एक कंप्लीट साइकिल कब कंप्लीट करेगा वो, जब वो यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूवमेंट होगा उसका। सो ये है हमारा एक कंप्लीट साइकिल, इसे हम कहेंगे, यहाँ तक के लेंथ को, सॉरी, यहाँ तक के लेंथ को हम कहेंगे कंप्लीट साइकिल, ओके। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। सो ये है हमारा एक कंप्लीट साइकिल एंड और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कंप्लीट साइकिल, और इस एम्पलीट्यूड से इस पीक पॉइंट से इस पीक पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, हमारा एक पीरियड, ठीक है। इस पीक पॉइंट से इस पीक पॉइंट तक। एंड एम्पलीट्यूड हम सबको पता है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो ये डिस्टेंस होगा हमारा एम्पलीट्यूड, ओके, ओके। और एक फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करने वाली हूँ, जिससे कि आप सबको ये एग्जांपल समझने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, वही सिंपल पेंडुलम, जिसमें एक मास सस्पेंडेड है, लेट द मास बी m, ओके। और ये है उसका मीन पोजीशन, जहाँ से वो आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है यहाँ, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। आगे मूव कर रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव ए डायरेक्शन, पॉजिटिव ए एक्सिस में मूव कर रहा है वो, पॉजिटिव ए आगे जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और पीछे आ रहा है मतलब क्या, वो नेगेटिव ए डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव ए, ओके। सो यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है जो कि एक रिजिड मास से कनेक्टेड है, रिजिड मास, ओके। और ये सिंपल पेंडुलम अपने आगे एंड पीछे मूव कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, ओके। तो यहाँ पर हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये साइन फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो वो आगे और पीछे मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए तक उसका एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए तक। तो यहाँ पर साइन फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है। सो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला, ठीक है। और अगर हम इस ग्राफ को समझना चाहिए, ग्राफ को समझना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है। एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में पीछे जा रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जितना इसमें डीफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा। ये हमने ऑलरेडी पहले के वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट डीफॉर्मिंग एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस, ओके। सो इसमें हमने जितना फोर्स लगाया उतना ही इसमें रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ ऊपर पॉजिटिव ए डायरेक्शन में जितना एम्पलीट्यूड होगा नेगेटिव ए डायरेक्शन में भी उतना ही एम्पलीट्यूड होगा, हाइट एम्पलीट्यूड का उतना ही होगा,
ओके क्योंकि ये साइन फंक्शन है इसीलिए 0 से स्टार्ट हुआ। ये हमारे कंप्लीट साइकिल और ये इस पीक से लेकर दूसरे पीक तक ये है हमारा पीरियड और ये लेंथ है हमारा एम्पलीट्यूड। सो ये ग्राफ सबके लिए क्लियर है, आई होप सो। और अगर हम इसी फंक्शन को कॉस फंक्शन में लिखें तो कॉस के लिए ये ग्राफ भी चेंज होगा और साथ साथ इसका इक्वेशन भी चेंज होगा। यहाँ पर फाई हमने इसका फेज लिया है, फेज शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को कॉस के डेरिवेशन में लिखें तो इसका डेरिवेशन होगा x इज इक्वल टू a एंड a कॉस और फिर से ओमेगा टी प्लस यहाँ पर अब फाई नहीं आएगा। सपोज यहाँ पर हमने डेल लिया, क्यों यहाँ पर हमने फाई नहीं लिया, डेल लिया? क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, यानी कि साइन 0 से स्टार्ट था ग्राफ, लेकिन यहाँ पर फेस भी चेंज होगा। जब हम फंक्शन चेंज करेंगे उसके साथ साथ ये फेस भी चेंज होगा। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? फेज। इस ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे तब हमारा कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इस ग्राफ में ही थोड़ा सा बदलते हैं इस ग्राफ को। वहाँ पर भी हमें एम्पलीट्यूड भी मिलेगा, फेज शिफ्ट भी मिलेगा, पीरियड साइकिल सब कुछ वही होगा। लेकिन इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस यही होगा कि ये ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। ओके, ये फंक्शन कुछ इस तरह का फंक्शन होगा। ये है हमारा कॉस फंक्शन, ये था हमारा साइन फंक्शन जो पहले ग्राफ था, और ये है हमारा कॉस फंक्शन। यहाँ पर भी नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए तक एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा। यहाँ पर भी एक पीरियड कंप्लीट होगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड, यहाँ पर भी एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर भी हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेकिन ये फेज चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम जानने वाले हैं अबाउट एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड एक्चुअली हम किसे कहते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स पोजिशन वेक्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। The maximum value of displacement in an oscillatory motion on either side of its mean position is called displacement. Displacement is actually what? Displacement is actually displace कर रहा है वो बॉडी कितना, मैक्सिमम उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आगे एंड पीछे की तरफ। जब वो बॉडी मूव कर रहा है तब वो कितना आगे जा सकता है या फिर कितना पीछे आ सकता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, एंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और उसे हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहेंगे कि वो कितनी हाइट तक। यहाँ पर जो हमने एम्पलीट्यूड अभी ड्रॉ किया कि प्लस ए से लेकर माइनस ए तक, ये तो जस्ट एक रफ स्केच था। लेकिन अगर हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू रहे ए का, ओमेगा का, फाई का, ठीक है, तो हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सो हमें तब पता चलेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, कि कितना वो आगे जा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, और कितना पीछे की तरफ डिस्प्लेस करता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑसिलेटिंग पार्टिकल, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, या फिर हम उसे सिंपल एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो हम एम्पलीट्यूड को क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू एक्स मैक्स। ए एम्पलीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो एम्पलीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू एक्स मैक्स, एक्स मैक्स। अब एक्स क्या है हमारा? एक्स है हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस बॉडी में, वो है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके,
The time taken by an oscillating particle to complete one full oscillation to and fro about its mean position is called time period. और जो टाइम उससे लगेगा उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल को मैक्सिमम टाइम आगे और पीछे मूव करने में, उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेटिंग पार्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट द फ्रीक्वेंसी। Okay, so frequency is what? The number of oscillation in 1 second is called frequency. Frequency का एक बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है कि जितना भी ऑसिलेशन हो रहा है इन 1 सेकेंड उसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओके, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। The force responsible for maintaining SHM is called restoring force. देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही बार बार SHM ये फिनोमिना हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम उस बॉब पर, जो बॉब मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, मूव कर रहा है कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल, तो जब इसमें हमने फोर्स लगाया, इस पोजीशन पे जब हमने इस पे फोर्स लगाया तब ये आगे की तरफ मूव किया, आगे की तरफ। लेकिन इसमें तो हमने पीछे की तरफ फोर्स लगाया नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा इसमें पीछे की तरफ, तो फिर पीछे क्यों आया? ड्यू टू द रीजन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इस पार्टिकल में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए ये टू एंड फ्रो यानी कि आगे और पीछे मूव कर रहा है ये बॉडी। ओके, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही एक्चुअली ये फिनोमिना हो रहा है। If the displacement from the equilibrium position is small, the restoring force acting on the body is given by, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम हुआ, अगर उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल में फोर्स हमने कम लगाया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से उसमें जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्या? माइनस K और X। ये माइनस साइन क्यों दिया हमने? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। माइनस K और X, यहाँ पर K जो है वो क्या है? K इज अ फोर्स कांस्टेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट फेज, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि ओमेगा टी प्लस फाइव को हम फेज कहते हैं। The quantity omega t plus phi is called the phase of simple harmonic motion at time t. It describes the state of motion at that instant, कि उस समय पर at time t में वो जो मोशन हो रहा है वो किस स्टेट में है। ठीक है, जैसे कि साइन फंक्शन में वो फेज चेंज होगा, कॉस फंक्शन में फिर से फेज चेंज होगा, तो वो किस इंस्टेंट में है ये डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका फेज चाहिए। उस फेज को हम एक और नाम से भी जानते हैं। ओके, फेज या फिर उसे कहेंगे हम क्या? इपोच, EPOCH, इपोच। ओके, फेज या फिर इपोच, किसे? इसको ओमेगा टी प्लस फाइव साइन फंक्शन में, या फिर ओमेगा टी प्लस क्या लिया था हमने? डेल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सो ये साइन फंक्शन के लिए और ये कॉस फंक्शन के लिए। नाउ अबाउट द एनर्जी ऑफ SHM। एनर्जी ऑफ SHM when a body execute simple harmonic motion, its energy changes between kinetic and potential energy, but the total energy is always constant. जब
एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, मतलब क्या है हो रहा है, वहाँ पर एनर्जी चेंज हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट की वजह के लिए, और अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वही सिंपल सा फंक्शन होगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फाई नहीं, यहाँ पे हम लोग सिग्मा ले सकते हैं, डेल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि है स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन पैरेलल, सिंपल पेंडुलम और रेजोनेंट। ओके, सो थैंक यू।